NIOS कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हम हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। सपोर्ट मटेरियल कक्षा 10वीं सब्जेक्ट है हिंदी, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 201। यहाँ हम प्रत्येक पाठ को समझते हैं। पाठ्य पुस्तक हिंदी, पुस्तक 1 और 2, विषय सूची। पाठ का नाम विधा, लेखक या कवि। पाठ 1 बहादुर है, जो कहानी है अमरकांत की। दोहे कविता है कबीर, रहीम और वृंदगे। गिल्लू यह एक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। आह्वान यह एक कविता है मैथिली शरण गुप्त। रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह एक रिपोर्टाज है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। भारत की बहादुर बेटियां यह एक फीचर है। पाठ 7 है आज़ादी, यह एक कविता है बालचंद्रन चुल्लिकाड की, जिसका हिंदी अनुवाद किया है असद जैदी ने। पाठ 8 चंद्रगहना से लौटती बेर, कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। अखबार की दुनिया ये गद्य लेखन है। पढ़ें कैसे पाठ 10 है, यह भी एक गद्य है। और 11 सार कैसे लिखें, ये एक लेखन। पाठ 12 इसे जगाओ, ये कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। सुखी राजकुमार कहानी है ऑस्कर वाइल्ड की। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यह कविता है निर्मला पुतुल की। पाठ 15 अंधेर नगरी, यह नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। पाठ 16 अपना पराया, वैज्ञानिक लेख है हरशरण सिंह बिश्नोई का। बीती विभावरी जागरी, कविता है जयशंकर प्रसाद। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शतरंज के खिलाड़ी, ये एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। उनको प्रणाम, यह एक कविता है नागार्जुन की। पत्र कैसे लिखें, ये लेखन। और निबंध कैसे लिखें, लेखन। आपके कुल 22 पाठ हैं, तो 22 पाठों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। यह NIOS प्रोजेक्ट DOE दिल्ली द्वारा जारी सपोर्ट मटेरियल है। इसके माध्यम से हम प्रत्येक पाठ को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद। हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 भारत की ये बहादुर बेटियां। इसमें हम पाठ सारांश, पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पाठ सारांश, यह पाठ फीचर विधा है। इस पाठ में भारत देश की प्रतिभावान, प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी, साहसी और अनुशासन प्रिय महिलाओं के उदाहरण दिए गए हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। पाठ में गार्गी, गौतमी, अपाला, मैत्रेयी आदि के उदाहरण दिए गए हैं। प्राचीन और आधुनिक काल में नारियों का योगदान सराहनीय रहा है। गांधी जी के आज़ादी संघर्ष में भी महिलाओं का योगदान प्रेरणादायक रहा है। वर्तमान समय में महिलाओं ने शिक्षा, तकनीक, खेल, राजनीति आदि क्षेत्रों में अपने साहस व बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। पाठ में खेल जगत व अंतरिक्ष विज्ञान की 2 महान हस्तियों के उदाहरण दिए गए हैं, कल्पना चावला और बचेंद्री पाल। तो इस पाठ में हम कल्पना चावला और बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ेंगे। कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में 1 जुलाई 1961 में हुआ था। इनके पिता व्यापारी व माँ गृहिणी थी। जब कल्पना 11वीं में पढ़ती थी तब इन्होंने अपनी परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया था। कल्पना चावला ने इंजीनियरिंग में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय को चुना। डिग्री पूर्ण करने के बाद MA और PhD की डिग्री भी प्राप्त की। कल्पना चावला को कोलंबिया मिशन के लिए चुना गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना कनेडी अंतरिक्ष केंद्र से यात्रा पर निकल पड़ी। यह मिशन कामयाब रहा। 1 फरवरी 2003 को लौटते समय यान में विस्फोट हो गया और भारत ने अपनी महान बेटी को खो दिया। ये थी कल्पना चावला। अब पढ़ते हैं बचेंद्री पाल।
पहली भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता। बचेंद्री पाल का जन्म सन 1954 में चमोली में पुरुष प्रधान परिवार में हुआ। बचेंद्री पाल अपने बड़े भाई के साथ पहाड़ पर जाती थी। सबके विरोध के बाद भी पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। बचेंद्री पाल के पिता ने 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। इन्होंने सिलाई का काम करके MA और B.Ed की उपाधि ली। बचेंद्री पाल ने काला नाग, गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरा की चढ़ाई की। बचेंद्री पाल तेंजिंग नोर्गे तथा जुंके ताबी से प्रभावित हुई और 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराया। भारतीय महिलाओं ने सदैव अपने अदम्य साहस व आत्मविश्वास का परिचय दिया। ये थी बचेंद्री पाल। आपने कल्पना चावला और बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। कल्पना चावला किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी महिला खेल जगत में प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू, PT उषा, गार्गी या इंदिरा गांधी? तो उत्तर होगा PT उषा। प्रश्न 3 कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? अभी आपने पढ़ा सन 1961 को। प्रश्न 4 कि चमोली में किसका जन्म हुआ? बचेंद्री पाल का। प्रश्न 5 कि बचेंद्री पाल के पिता ने कौन सी कक्षा तक उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया था? 8वीं कक्षा तक। उसके बाद वह स्वयं सिलाई का काम सीख करके अपना खर्च उठाने लगी और आगे की पढ़ाई की। रिक्त स्थान भरिए। बचेंद्री पाल रिक्त स्थान आया हुआ है पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एवरेस्ट या अरावली? उत्तर होगा एवरेस्ट। PT उषा को कहते हैं अंतरिक्ष परी या उड़न परी? तो उत्तर होगा उड़न परी। अगला प्रश्न कि कल्पना चावला ने अपनी परियोजना में ग्रह को दर्शाया, बुध को या मंगल को? उत्तर होगा मंगल। कल्पना चावला का जन्म किस शहर में हुआ? करनाल में या दिल्ली में? तो उत्तर होगा करनाल में। 5वां कि गार्गी, मैत्रेय, अपाला रिक्त स्थान की प्रतिष्ठित नारियां हैं, प्राचीन काल या आधुनिक काल? तो ये तीनों जो महिलाएं नारियां हैं ये प्राचीन काल की प्रतिष्ठित नारियां हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, प्राचीन काल में भारतीय नारियों की क्या दशा थी? प्राचीन काल में भारतीय नारियां सम्मानित, शक्तिशाली और शिक्षित थी। वे वेद शास्त्रों का अध्ययन करती थी और युद्ध कला में भी दक्ष थी। गार्गी, अपाला, मैत्रेयी आदि प्राचीन काल की प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित नारियां हैं। प्रश्न 2, भारत की बहादुर बेटियों के नामों का उल्लेख कीजिए। भारत की कुछ बहादुर बेटियों के नाम इस प्रकार हैं: रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, चांद बीबी। प्रश्न 3, बचेंद्री पाल को पढ़ाई जारी रखने में क्या बाधाएं आई? उन्होंने अपनी बाधाएं कैसे दूर की? उत्तर होगा कि बचेंद्री पाल के पिताजी ने 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। बचेंद्री पाल ने सिलाई का काम सीखा और खुद सिलाई करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। प्रश्न 4, फीचर का महत्व बताइए। फीचर किसे कहते हैं? ये पाठ भी एक फीचर है, ध्यान रखना। जब हम इससे अगला वाला पाठ पढ़ेंगे, एक पाठ आएगा आपका अखबार की दुनिया, उसमें भी आपको फीचर पढ़ने को मिलेगा।
तो इसे एक बार याद कर लें कि फीचर का महत्व बताइए। फीचर में विषय की गहराई से समझ हो जाती है। फीचर जन जागरण में सहायक है कि फीचर में सूचना मनोरंजक रूप में होती है। प्रश्न 5, महिलाओं का समाज में क्या योगदान रहा? इसका उत्तर लिखेंगे कि महिलाओं का प्राचीन काल और आधुनिक काल में योगदान सदैव ही सराहनीय रहा है, अच्छा रहा है। महिलाओं ने खेल, प्रशासन, राजनीति, अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, फिल्म व संगीत जगत आदि क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न 6, कि बचेंद्री पाल ने बाधाएं कैसे दूर की? फिर से इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं कि बचेंद्री पाल के पिताजी ने 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने से मना कर दिया। उन्होंने सिलाई के काम से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया और आगे की पढ़ाई की। प्रश्न 7, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करने में भारत की ये बहादुर बेटियां फीचर किस प्रकार योगदान दे सकता है? अपने विचार लिखिए। उत्तर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और अवसर देने में समानता को दर्शाता है। समाज में बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी अद्भुत प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। भारत की बहादुर बेटियां फीचर समाज में नारियों की प्रतिभा और उनके संघर्ष को दर्शाता है। नारियां अपनी मंजिल पाने के लिए प्रत्येक बाधा का डटकर मुकाबला करती हैं। प्रश्न 8, कल्पना चावला का जन्म किस राज्य और परिवार में हुआ था? उत्तर, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ था। प्रश्न 9, अध्ययन के समय कल्पना चावला की रुचि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति क्यों हो गई? इसका उत्तर होगा कि कल्पना 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब अमेरिकी अंतरिक्ष यान वाइकिंग मंगल ग्रह पर उतरा था। कल्पना ने अपनी परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया। कल्पना के मन में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लगाव रहा और उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय चुना। प्रश्न 10, बचेंद्री पाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? उन्हें पर्वतारोहण का प्रशिक्षण किसने दिया? इसका उत्तर होगा कि बचेंद्री पाल का जन्म सन 1954 में चमोली में पुरुष प्रधान परिवार में हुआ। उन्हें पर्वतारोहण का प्रशिक्षण उनके बड़े भाई ने दिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कि फीचर किसे कहते हैं? उसके भेदों को लिखते हुए मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर हम लिखेंगे कि फीचर एक प्रकार का गद्य लेख होता है जो समाचार की तुलना में अधिक रोचक, वर्णनात्मक और भावात्मक होता है। फीचर के भेद: ऐतिहासिक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, रेडियो फीचर, यात्रा फीचर आदि। फीचर की विशेषताएं एवं महत्व क्या होते हैं? कि फीचर ज्ञान को बढ़ाता है। फीचर मनोरंजक रूप से जानकारी प्रदान करता है। फीचर की चित्रात्मक शैली होती है। प्रश्न 2, भारत की बहादुर बेटियां पाठ के आधार पर देश को गौरव दिलाने वाली 3 महिलाओं के नाम और कार्य क्षेत्र का उल्लेख करना है, आपको वर्णन करना है। उत्तर है कि भारत की बहादुर बेटियां पाठ के आधार पर देश को गौरव दिलाने वाली 3 महिलाओं के नाम और उनके कार्य क्षेत्र इस प्रकार हैं। सबसे पहले कल्पना चावला, इनका कार्य क्षेत्र अंतरिक्ष विज्ञान था। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी और देश का नाम रोशन किया। दूसरी हैं मैरी कॉम, इनका कार्य क्षेत्र मुक्केबाजी बॉक्सिंग है। इन्होंने मुक्केबाजी में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। तीसरी बचेंद्री पाल, इनका कार्य क्षेत्र पर्वतारोहण है, पर्वत पर चढ़ाई करना। ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर देश का गौरव बढ़ाया। अगर आप इन तीनों के अलावा और किसी के बारे में भी जानकारी रखते हैं तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3,
एवरेस्ट पर पहुंचने वाली 2 महिलाओं की विशेषताएं लिखो। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली 2 महिलाओं की विशेषता इस प्रकार है। एक, बचेंद्री पाल, जो कि पाठ में आई है, भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। कठिन परिस्थितियों और विपरीत मौसम में भी हार नहीं मानी। और इनकी विशेषता है कि उनमें अद्भुत साहस और निडरता का गुण था, वो डरती नहीं थी। दूसरी है जुंके ताबी। जुंके ताबी जापान की प्रसिद्ध पर्वतारोही थी जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर दुनिया की पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया। और बचेंद्री पाल थी भारत की पहली महिला, तो ये याद रखना। और जुंके ताबी ये दुनिया की पहली महिला। जुंके ताबी उन्होंने जापानी महिला पर्वतारोहण क्लब की स्थापना की ताकि महिलाएं भी पर्वतारोहण में भाग ले सकें। इस तरह से हमने इस पाठ का सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। आज़ादी। इस कविता के मूल कवि बालचंद्रन चुल्लीकाड हैं और इसका हिंदी अनुवाद असद जेदी ने किया है। मूल भाव। एक थके हुए शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि आज़ादी क्या है। कई संदर्भों के माध्यम से उसने आज़ादी का अर्थ जानना चाहा। कवि शागिर्द के माध्यम से प्रश्न पूछता है। जो कवि हैं वो शागिर्द के माध्यम से प्रश्न पूछता है कि क्या घूमना फिरना आज़ादी है। शागिर्द घूमना फिरना, कपड़ों पर अनवरत चलने वाली सुइयों से मुक्ति को आज़ादी मानता है। दर्जी ने शागिर्द को बताया कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी है। आज़ादी क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी है। कवि के लिए आज़ादी एक सशक्त अभिव्यक्ति है जिसके लिए शब्द अनिवार्य है। शिकारी के लिए तीर आज़ादी का एक साधन है। इस प्रकार दर्जी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति को आज़ादी मानता है। ज्ञान, कर्म और बलिदान द्वारा जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। कर्मठ व्यक्ति ही सपने देख सकता है। कर्म करते रहने पर ही आज़ादी को भोगा जा सकता है। उस्ताद, यहाँ पे उस्ताद जो दर्जी हैं का उत्तर सुनकर शागिर्द की परेशानी दूर हो जाती है और वह पुनः अपने काम में लग जाता है। शागिर्द अपने उस्ताद यानी कि दर्जी से अनेक संदर्भों में आज़ादी का अर्थ जानना चाहता है और दूसरे में उस्ताद यानी दर्जी शागिर्द को जवाब देता है कि आज़ादी क्या है। यहाँ पर पद्यांश एक दिया हुआ है कि उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है। यहाँ पर संदर्भ दिए गया है। यहाँ पर शागिर्द पूछता है क्या चारागाह में एक उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, क्या वही आज़ादी है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट, निश्चिंत नींद, या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। तो यहाँ पर शागिर्द अपने उस्ताद से पूछता है। कुछ कठिन शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। शागिर्द का मतलब होता है चेला यानी शिष्य, ठीक है, शिष्य। यहाँ पर ये शिष्य, यहाँ शिष्य आएगा और यहाँ शिष्य ना होकर के उस्ताद गुरु को कहते हैं। अनंत, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। और शाश्वत, हमेशा अस्तित्व में होना, ठीक है, शाश्वत होता है अस्तित्व।
अस्तित्व। संदर्भ, पहले एक बार संदर्भ पढ़। इस कविता का नाम आज़ादी है और इसके अनुवादक असद जेदी जी हैं। प्रसंग, इस कविता में लेखक ने आज़ादी किसे कहते हैं, क्या काम से मुक्ति आज़ादी है, यह शागिर्द के माध्यम से पूछा। मैं अभी बताया कि शागिर्द के मन में ये था कि आज़ादी क्या है, उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, तो यहाँ पर कुछ कि काम से थके शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि आज़ादी क्या है। आज़ादी क्या घूमना फिरना है, आज़ादी क्या काम से छुटकारा पाना है, जैसे कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति ही मेरी आज़ादी है। इस प्रकार से वो प्रश्न पूछता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला प्रश्न वो यही पूछता है कि एक चारागाह जहाँ पर पशु चारा चरते हैं, उसमें एक छोटा सा बछड़ा है, उछल कूद कर रहा है स्वतंत्र रूप से, तो क्या उसे ही एक आज़ादी कहा जा सकता है। या एक चिड़िया अपने हौसले के साथ, साहस और हिम्मत के साथ जो असंभव कार्य है सूरज में भी घोंसला बनाने के लिए उड़ कर के जाती है, क्या उसे ही आज़ादी कहते हैं। या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी। आपको पता है कि जो लेखक हैं जो साउथ के हैं, दक्षिण भारत के हैं, ये मलयालम भाषा में लिखी हुई कविता है। तो वहाँ से जो रेलगाड़ी है उत्तर दिशा की ओर दौड़ कर आती है, तो कभी ये पूछता है कि वह स्वतंत्र रूप से तेज गति से दौड़ रही है सीटी बजाती हुई एक रेलगाड़ी, क्या इसे ही आज़ादी कहते हैं। या फिर शागिर्द पूछता है कि अंधेरे में चलता मुसाफिर, एक मुसाफिर है जो अंधेरे में चल रहा है और वह एक लैंप पोस्ट यानी कि बिजली के खंभे की एक कामना करता है कि उस रास्ते में, उस अंधेरे में एक बिजली का खंभा मिल जाए, उजाला मिल जाए, तो वही उसी के लिए आज़ादी है। या निश्चिंत नींद में मिल जाए, सो जाए। या फिर पूछता है, या इस अनंत कपड़े, जो दर्जी है वो अनंत कपड़े, बहुत सारे कपड़े लिए हुए है, सिलाई कर रहा है और शाश्वत रूप से उस गतिमान पहिए, उस सिलाई मशीन के जो पहिए हैं वो लगातार गति कर रहे हैं और कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति, और मैं लगातार जो सिलाई मशीन की सुई है ये कार्य कर रही है, तो क्या इसी से मेरी मुक्ति मिल जाए, तो क्या यही आज़ादी है। इस तरह से वो अनेक संदर्भों के माध्यम से अपने उस्ताद से प्रश्न पूछता है, आज़ादी क्या है। इसका काव्य सौंदर्य कि इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के लिए आज़ादी क्या है। भाषा सरल और सहज है। फारसी, अरबी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब पढ़ते हैं पद्यांश 2। दर्जी ने जवाब दिया। तो अब दर्जी क्या जवाब देता है, पढ़ते हैं। आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। आज़ादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पन्हा। आज़ादी या अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। शब्दार्थ देखते हैं कि तन्हाई का मतलब होता है एकांत। कर्मठ परिश्रमी व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है। बलिदानी दूसरे की भलाई के लिए अपने हक को छोड़ने वाला बलिदानी होता है। पन्हा आश्रय को कहते हैं। संदर्भ कि इस कविता का नाम आज़ादी है और इसके अनुवादक असद जेदी जी हैं। प्रसंग कि इस कविता में लेखक ने आज़ादी किसे कहते हैं और यह किसे प्राप्त होती है, इसके लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं बताया है। आज़ादी ज्ञान, कर्म और बलिदान द्वारा ही सभी लोगों को प्राप्त हो सकती है। और इसमें उस्ताद जो जवाब देता है कि आज़ादी किसके लिए क्या है, उसके बारे में बताया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। दर्जी ने जवाब दिया। अब दर्जी जवाब देता है अपने शिष्य शागिर्द के लिए कि आज़ादी का मतलब है, शागिर्द का अर्थ भी शिष्य ही होता है। आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना।
अगर किसी कोई व्यक्ति भूखा है और उसे खाना मिल जाए, ये उसके लिए आज़ादी है। प्यासे को पानी मिल जाए तो वह उसके लिए आज़ादी है। कोई व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है और उसके लिए ऊनी कपड़ा मिल जाए तो वही उसके लिए क्या है? आज़ादी है। और थके मांदे को बिस्तर मिल जाए तो वही उसके लिए आज़ादी है। आज़ादी कवि के लिए शब्द है। आज़ादी कवि के लिए शब्द है। कवि है वो, उसके लिए क्या चाहिए? नए नए शब्द चाहिए। अगर उसे शब्द मिल जाए तो वह अपनी कविता का निर्माण कर पाता है। इसलिए कवि के लिए आज़ादी क्या है? शब्द। शिकारी के लिए तीर। तन्हाई के मारे के लिए महफिल है। तन्हाई यानी कोई व्यक्ति एकांत में है तो उसके लिए महफिल, लोगों का साथ मिल जाए तो वही आज़ादी है। डरे हुए के लिए पनाह। कोई व्यक्ति डरा, भययुक्त है तो उसके लिए किसी की शरण, किसी का साथ मिल जाए। बचाव, पनाह बचाव को भी कहते हैं, उसके लिए बचाव हो जाए तो वही उसके लिए क्या है? आज़ादी है। आज़ादी या अज्ञानी को ज्ञान, अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञानी को कर्म और कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन, यही क्या है? आज़ादी है। इस तरह से उस्ताद अपने शागिर्द को आज़ादी का महत्व, आज़ादी के बारे में बताता है। इसका काव्य सौंदर्य। दर्जी अपने अनुभव के आधार पर आज़ादी का अर्थ बताता है। आज़ादी को मेहनत और कर्तव्य से संबंधित बताता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही आज़ादी भोग सकता है। इसकी भाषा सरल और सहज है। पढ़ते हैं पद्यांश 3। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, वह रोटी जिसे मेहनती ही खा सकता है, यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। शब्दार्थ। उलझन, बाधा, तन्हाई, अकेलापन, पनाह, रक्षा, बचाव, बलिदान, त्याग। तो ये पिछले पद्यांश के भी कठिन शब्दार्थ हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं तो वो हम देख लेते हैं। मेहनती, मेहनत करने वाला, ठीक है, यही है। संदर्भ। इस कविता का नाम आज़ादी है और इसके अनुवादक असद जैदी। ये तो आप याद कर ही लें। प्रसंग। इसमें बताया गया है कि आज़ादी मेहनत करने वाला ही भोग सकता है। कि आज़ादी क्या है? आज़ादी को कौन भोग सकता है? आज़ादी मेहनत करने वाला ही भोग सकता है। आइए इसकी एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने भी नहीं देख सकेगा। तो इसमें शागिर्द से उस्ताद कहता है कि पर जो कपड़े नहीं सिएगा, अर्थात जो कर्म नहीं करेगा। कपड़े सीना, कर्म करना। दर्जी का कर्म क्या है? कपड़े सीना। अगर वह कपड़े नहीं सिएगा तो फिर सपने भी कैसे देख पाएगा? अर्थात जो कर्म करेगा, जो कर्म करता है, उसे ही सपने देखने का अधिकार होता है, वही सपना देख सकता है। आगे कहते हैं कि सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। जो सिलाई मशीन की जो सुई है, उसी की जो चमकीली नोक है, उसी पर ही आज़ादी टिकी है। अर्थात दर्जी का कार्य सिलाई करना है तो जब तक सुई चलती रहेगी तब तक वह कर्म करता रहेगा और सपने भी देख पाएगा। आगे कहता है कि आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। अर्थात कर्म करने वाला ही आज़ादी का भोग कर पाता है, आज़ादी का महत्व समझ पाता है। यह भी फसल है। जिस तरह से जो फसल बोता है उसे ही वह काट कर प्राप्त होती है, तो इसी प्रकार से कर्म करते हुए भी आज़ादी का महत्व, आज़ादी का भोग कर पाता है। कि वह रोटी जिसे मेहनती ही खा सकता है, कि मेहनत करने वाला ही रोटी खा पाता है, यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। तो यहाँ पर जब कपड़े सिएगा, दर्जी मेहनत करेगा तो ही वह कपड़ा पहन पाता है, पहन सकता है। यहाँ पर आज़ादी का महत्व समझाया है अपने
शागिर्द को समझाते हुए कहता है। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, आज़ादी क्या है? अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी है। प्रश्न 2, अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का क्या आशय है? अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का क्या आशय है? कि अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। प्रश्न 3, आज़ादी कविता में आज़ादी शब्द का मतलब क्या है? अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। आज़ादी कविता के आधार पर कौन सा मिलान ठीक नहीं है? भूखे को भोजन, ये ठीक है। ज्ञानी को ज्ञान, कवि को बलिदान, प्यासे को पानी। तो इसमें उत्तर क्या होगा? कवि बलिदान। तो कवि के लिए क्या है? शब्द। प्रश्न 5, आज़ादी को भोगने के लिए परम आवश्यक है। आज़ादी को भोगने के लिए क्या जरूरी है? श्रम, परिश्रम करना। रिक्त स्थान भरिए। आज़ादी और, प्रश्न 1, कि आज़ादी और के महत्व को जानकर ही शागिर्द के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। कर्तव्य या साहस? तो उत्तर होगा कर्तव्य। आज़ादी केवल नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ हैं। राजनीतिक या अनुशासन? उत्तर होगा राजनीतिक। तो आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। अगला, कि आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना और प्यासे को पानी। आज़ादी का संबंध से है, किससे है? कर्म से। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। शागिर्द, शागिर्द उच्चारण देखिए क्या है? शागिर्द। तो ये शागिर्द होगा। शागिर्द उस्ताद से किस बारे में प्रश्न पूछता है? आज़ादी के बारे में। अंधेरे में चलता मुसाफिर किस चीज़ की कामना करता है? लैंप पोस्ट की। लैंप पोस्ट क्या होता है? बिजली का खंभा। प्रश्न 3, शागिर्द किस चीज़ से मुक्ति को अपनी आज़ादी मानता है? सुई के काम से मुक्ति को। शागिर्द सुई के काम से मुक्ति, ये कि जो लगातार वो सुई के काम कर रहा है, सुई के साथ काम कर रहा है, तो अगर उसी से वो मुक्त हो जाए तो वह उसी को ही आज़ादी मानता है कि लगातार काम करना पड़ता है। प्रश्न 4, आज़ादी कविता के आरंभ में शागिर्द आज़ादी का क्या अर्थ समझता था? आरंभ में शागिर्द उछल कूद करने, घूमने फिरने को ही आज़ादी मानता था। काम से छुटकारा पाने को ही आज़ादी मानता था। प्रश्न 5, उस्ताद के अनुसार आज़ादी क्या है? उस्ताद के अनुसार आज़ादी लोगों की ज़रूरत का पूरा होना, जैसे भूखे को खाना, प्यासे को पानी मिलना, यही उनकी क्या है? आज़ादी है। प्रश्न 6, अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्त होना आज़ादी कैसे है? अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके चिंतनशील बन पाएगा और कर्मठ बन सकेगा। तो अज्ञानी के लिए क्या है? ज्ञान ही आज़ादी है। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न आया था, आज़ादी कविता के आधार पर कौन सा मिलान ठीक नहीं है? तो अज्ञानी, यहाँ पे इसको अज्ञानी कर लीजिए, क्या होगा? अज्ञानी। अज्ञानी को ज्ञान, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और कवि के लिए शब्द। तो यह कवि बलिदान ठीक है। प्रश्न 7, आज़ादी का अर्थ आपके विचार से क्या है? स्पष्ट कीजिए। बिना किसी रोक टोक के कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी और किसी भी विषय पर अपने विचार
व्यक्त करने की छूट ही सही मायने में क्या है? आज़ादी है। प्रश्न 8, आपकी दृष्टि में आज़ादी का सही अधिकारी कौन है और क्यों? इसका उत्तर बताएंगे। उत्तर होगा कि कठिन परिश्रम करने वाला और ज्ञानी व्यक्ति ही आज़ादी का सही अधिकारी है। परिश्रम के बल पर ही व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर और समृद्ध बना सकता है। ठीक है, बना सकता है। प्रश्न 9, आज़ादी कविता के आरंभ में शागिर्द आज़ादी का क्या अर्थ समझता था? उत्तर, आरंभ में शागिर्द आज़ादी का अर्थ काम से मुक्ति मिलना, सैर सपाटा करना, उछल कूद करना, बेफिक्र और खुश रहना समझता था कि यही आज़ादी है। प्रश्न 10, आज़ादी कविता में उस्ताद ने मानव की किन मूलभूत आवश्यकताओं को आज़ादी कहा है? इसका उत्तर है कि भूखे को खाना मिलने, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा, थके मांदे को बिस्तर आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को आज़ादी कहा है। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, आज़ादी कविता के आधार पर लिखिए कि सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी का क्या भाव है? इसका उत्तर होगा कि सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी का अर्थ है कि कर्मठ व्यक्ति ही अपने सपने पूरा कर सकता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपने सपने पूरा कर सकता है। कर्म करते रहने में ही आज़ादी है। जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी को भोगने का अधिकार नहीं है। कर्म कर फल प्राप्त करना ही आज़ादी है। प्रश्न 2, क्या आज़ादी का संबंध कर्म से है? यदि हाँ तो कैसे? आज़ादी कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों को निश्चित समय पर कर पाता है और जीवन में विकास कर सकता है। समय पर कठिन परिश्रम कर अपने सपने पूरे करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में आज़ादी भोग सकता है। जैसे फसल को बोने वाला ही फसल काट पाता है, उसी प्रकार से कर्मठ व्यक्ति, कर्म करने वाला व्यक्ति ही सपने देख सकता है, वही आज़ादी भोग सकता है। प्रश्न 3, आज़ादी कविता में शागिर्द ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर होगा कि उस्ताद के समझाने पर कि कठिन परिश्रम से ही अपने सपने को पूरा करके आज़ादी को भोगा जा सकता है, शागिर्द ने सुई में धागा पुरेने का निर्णय लिया। वह समझ गया कि मेहनत करके ही वह आज़ादी भोग सकता है। यहाँ पर शागिर्द इस तरह से लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, शागिर्द। तो ये थे आज़ादी पाठ की व्याख्या और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चंद्रगैना से लौटती बेर। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। मूल भाव, इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने ग्राम्य जीवन यानी गांव का जीवन और प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। इसमें कवि ने ग्रामीण परिवेश की सादगी, निष्कपटता और प्राकृतिक सौंदर्य को बड़ी सादगी और सहजता से प्रस्तुत किया है। ग्राम्य जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ग्राम्य जीवन यानी कि गांव का जीवन और उसकी सादगी, पवित्रता तथा सहजता उसे और भी सुंदर बनाती है। कवि बताना चाहता है कि गांव का जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी सुंदरता, पवित्रता और सहजता अनोखी होती है। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए विवाह समारोह की कल्पना की है। यहाँ प्रेम, उमंग और उत्साह का वातावरण है। कवि ने गांव के तालाब का चित्र भी खींचा है। कवि ने बगुले और मछली को क्रमशः शोषक और शोषित के रूप में देखा है। यह कविता ग्रामीण प्रकृति की सुंदरता को चित्रित करती है। पद्यांश 1, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेंढ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेटा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है।
पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। इस कविता के शब्दार्थ: बीते के बराबर होता है छोटा सा, हठीली यानी कि जिद्दी, मुरेठा पकड़ी को कहा गया है, ठिगना छोटा या नाटा। जब भी आपको पद्यांश आए, उसकी सप्रसंग व्याख्या पूछे तो आपको उत्तर इस प्रकार से देना है: संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे कि कविता का नाम चंद्रगहना से लौटती बेर और कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल। प्रसंग: इन पंक्तियों में कवि ने चंद्रगहना गांव की प्राकृतिक सुंदरता का सुंदर शब्दों में चित्रण किया है। व्याख्या: कवि चंद्रगहना नाम के गांव से लौटते हुए खेत की मेंढ पर अकेला बैठा हुआ है। चंद्रगहना एक स्थान का नाम है। अकेला बैठा हुआ खेत और उसके आसपास के सुंदर दृश्यों को देख रहा है। खेत में उगा चने का पौधा आकार में छोटा है, बिल्कुल ठिगना है। इस पर खिले गुलाबी रंग के फूल कवि को गुलाबी पगड़ी के समान लगते हैं, समान। कवि को चने का पौधा सद संवर कर खड़ा नजर आता है। चने के पौधे के पास कवि को अलसी का दुबला पतला पौधा भी दिखाई देता है। अलसी तनकर सीधी खड़ी रहती है, इसलिए हटीली भी है और उसकी कमर लचीली है। कवि कल्पना करता है कि मानो अलसी कह रही हो कि मैं अपना हृदय उसी को दूंगी जो मेरे सिर पर लगे नीले रंग के फूल को छू लेगा, अर्थात उसी से प्यार करूंगी, उसी की ही हो जाऊंगी। ये थी इस कविता की व्याख्या। अब जो ये काव्यांश दिया हुआ था, अब है काव्य सौंदर्य। गांव की प्राकृतिक सुंदरता का कवि ने बहुत ही सुंदर और मोहक चित्र प्रस्तुत किया है। इस काव्यांश की भाषा सरल और सरस है। इस काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कविता में दृश्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। खेत के दृश्य में चना, अलसी, सरसों सब प्रेम से भरे हुए हैं। अलसी के लिए हटीली, लचीली और देह की पतली जैसे 3 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अब है पद्यांश 2। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस पद्यांश के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में सयानी होना का अर्थ है समझदार होना, विजन का अर्थ है निर्जन या एकांत, अनुराग का अर्थ है स्नेह या प्रेम, अंचल आंचल। संदर्भ: कविता का नाम चंद्रगहना से लौटती बेर और कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल। प्रसंग में इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने सरसों के स्वयंवर के विषय में बताया है। कवि के अनुसार गांव की भूमि शहर की भूमि की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। व्याख्या: पीली सरसों विवाह के मंडप में आ चुकी है, उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। कवि सरसों को सयानी अर्थात समझदार युवती के रूप में देखता है। खेत का दृश्य कवि को स्वयंवर की भांति लग रहा है। फाल्गुन का महीना फाग अर्थात होली के गीत गाता नजर आ रहा है। प्रकृति अपने माँ रूपी आंचल को हिला रही है, अर्थात चारों ओर अपना प्रेम बिखेर रही है। कवि को शहर की अपेक्षा गांव का वातावरण अधिक प्रेम भरा लगता है। नगर के व्यापारिक होने की वजह से नगर के व्यावसायिक होने की वजह से वहाँ प्रेम कम उपजता है। गांव की भूमि प्रेम प्यार के लिए अधिक उपजाऊ है। गांव के निर्जन अंचल में प्रकृति ने प्रत्येक हिस्से में प्यार बिखेर रखा है। ये थी इस पद्यांश की व्याख्या। अब पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य। इस पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति है। सयानी होना, हाथ पीले करना मुहावरों का प्रयोग किया गया है।
शयनी होना, मंडप में पधारना, सरसों का मानवीकरण हुआ है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। छंद मुक्त कविता है। विवाह मंडप का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्रकृति चित्रण को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से इस काव्यांश में प्रस्तुत किया है। पद्यांश 3 कि नील तल में तो उगी है घास भूरी, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां, एक चांदी का बड़ा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के छपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। शब्दार्थ। पोखर का मतलब होता है तालाब, छपाटे मारना छटपटाना, चकमकाता का अर्थ है चौंधियाता है, नील तल नीले रंग की सतह, गगन का अर्थ आकाश। चट का अर्थ है तुरंत, लहरियां पानी में उठने वाली छोटी छोटी लहरें लहरियां कहलाती हैं। श्वेत सफ़ेद को कहते हैं। ध्यान निद्रा ध्यान रूपी निद्रा। चटुल चतुर या चालाक। इस पद्यांश का संदर्भ देखें। कविता का नाम चंद्रगहना से लौटती बेर और कवि का नाम श्री केदारनाथ अग्रवाल जी है। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने तालाब के हृदय का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि के अनुसार समाज में कुछ कपटी चालाक और धूर्त लोग दूसरों का शोषण करते हैं, ये इन पंक्तियों में बताया गया है। व्याख्या। कवि ने अपने पैरों के नीचे एक नीले तल वाला तालाब दिखाई देता है कवि को, जिसमें भूरे रंग की घास लगी है और उस तालाब में लहरें उठ रही हैं। शाम होने की वजह से चांद का प्रतिबिंब तालाब के पानी में चांदी के खंभे जैसा लग रहा है। तालाब के किनारे पत्थर पानी में डूबे हुए हैं, पानी पीते नजर आ रहे हैं। एक बगुला सोने का ढंग करते हुए पानी में एक टांग डुबोकर खड़ा है। जैसे ही कोई मछली आती है वह उसे अपनी चोंच में दबाकर खा जाता है। एक काले माथे वाली सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया जो चालाक है, पानी में मछली देखते ही उसे अपनी चोंच में दबाकर आकाश में उड़कर दूर चली जाती है। चिड़िया की चोंच पीली है। कवि ने बगुले को समाज में ढोंगी लोगों का प्रतीक बताया है, जो दिखावा कुछ करते हैं और उनका आचरण कुछ और ही होता है। ये थी इस पद्यांश की व्याख्या। अब पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य। इस पद्यांश में भाषा सरस सरल और प्रभावमयी है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कवि मुक्त छंद में है। जो कविता है वो क्या है? कविता मुक्त छंद में लिखी है कवि ने। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्रकृति चित्रण को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और बगुले को शोषक व काले माथे वाली चिड़िया को चालाक लोगों का प्रतीक बताया है। चालक नहीं, चालाक। तो ये थी इस कविता की व्याख्या। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कविता में चंद्रगहना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? गांव के लिए। एक स्थान का नाम है, गांव के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न 2। फाग गाता मास फागुन आ गया पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। जो मानव नहीं है उसे मानव के समान कल्पित करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। प्रश्न 3। हृदय का दान से क्या अभिप्राय है? हृदय का दान प्यार करना। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार
आपने पढ़ा कि जो मानव नहीं है उसे मानव जैसी क्रियाओं द्वारा कल्पित करना, दिखाया जाना मानवीकरण अलंकार होता है। ये हमारे आप पढ़ेंगे अलंकार की एक वीडियो में, तो वहाँ पे सभी अलंकारों को समझाया गया है। प्रश्न 4, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, किसके लिए कहा गया है? सरसों के लिए, व्यापारिक भूमि के लिए, ग्रामीण परिवेश के लिए या अलसी के लिए? उत्तर होगा ग्रामीण परिवेश के लिए। प्रश्न 5, कवि ने चने को गुलाबी मुरेठा बांधे बैठा हुआ क्यों कहा है? चना विवाह के लिए तैयार है, ये इसका उत्तर है। रिक्त स्थान भरिए। अब प्रश्न आए हैं रिक्त स्थान के, जो आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। काले माथे वाली चिड़िया रिक्त स्थान का प्रतीक है, चालाक लोगों की। ठीक है, यहाँ पे चालाक लोगों का प्रतीक है। तालाब के तल में लहरियां ले रही हैं, भूरी घास या हरी घास? भूरी घास उत्तर होगा इसका। बगुला का प्रतीक है, उत्तर है शोषक। प्रकृति का अनुराग हिल रहा है, क्या आएगा इसमें? अंचल। बीच में अलसी, रिक्त स्थान दिया हुआ है, देह की पतली कमर की लचीली है, तो इसमें क्या आएगा? अलसी कैसी है? हठीली। अब हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि ने किसे तालाब का पानी पीते दिखाया है? कवि ने पत्थरों को तालाब का पानी पीते दिखाया है। प्रश्न 2, श्वेत पंखों वाली चतुर चिड़िया कौन है? उत्तर होगा कि सफ़ेद पोश कपटी और चालाक लोग जो देखने में भले लगते हैं, श्वेत पंखों वाली चतुर चिड़िया के रूप में हैं। प्रश्न 3, सफ़ेद चांदी का गोल खंभा किसे कहा गया है? उत्तर, तालाब में चंद्रमा की पड़ती परछाई को सफ़ेद चांदी का गोल खंभा कहा गया है। प्रश्न 7, कविता के आधार पर चने के सौंदर्य का वर्णन करना है। उत्तर है चने का आकार छोटा है, उसमें गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं। कवि को लगता है कि यह छोटे से कद का चना अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे सजा संवरा दूल्हा सा खड़ा है, ये इसका सौंदर्य का वर्णन है। प्रश्न 5, सरसों को हो गई सबसे सयानी क्यों कहा गया है? उत्तर, सरसों पीली हो गई है, अर्थात विवाह योग्य हो गई है। सरसों जब परिपक्व होकर फूलती है तो पूरा खेत पीला हो जाता है, इसलिए सरसों को हो गई सबसे सयानी कहा है। प्रश्न 6, अलसी को हठीली क्यों कहा गया है? उत्तर है, अलसी का पौधा दुबला पतला और लचीला होने के बाद भी तनकर खड़ा रहता है, इसलिए अलसी को हठीली कहा गया है। प्रश्न 7, कवि चंद्रगहना से लौटकर कैसा अनुभव करता है? उत्तर है कि कवि चंद्रगहना से लौटकर संतोष, उल्लास और ताजगी का अनुभव करता है। प्रश्न 8, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का प्रमुख संदेश क्या है? उत्तर है कि चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का प्रमुख संदेश है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ जुड़कर सादगीपूर्ण जीवन अपनाना चाहिए। प्रश्न 8, प्राकृतिक संसाधन ग्रामीण जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, खेत, तालाब और पेड़ पौधे ग्रामीण जीवन का आधार हैं, इन्हीं पर किसान और गांव के लोग निर्भर रहते हैं। प्रश्न 10, चंद्रगहना किसका प्रतीक है? चंद्रगहना गांव की प्रकृति, सुंदरता और हरियाली का प्रतीक है। यह ग्रामीण जीवन की आत्मा को दर्शाता है। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का क्या उद्देश्य है? उत्तर होगा इसका, कवि ने कविता के माध्यम से गांव को जीवंत करने का प्रयास किया है। कवि ने ग्रामीण अंचल को श्रेष्ठ एवं शहरी अंचल को चतुर और निरा व्यापार का केंद्र कहा है। गांव की सभ्यता, संस्कृति, कृषि एवं प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण करना ही कवि का उद्देश्य है। प्रश्न 2, चंद्रगहना से लौटती बेर
कविता के अनुसार बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है और किन विशेषताओं को रेखांकित करता है? आप उत्तर लिखें कि चंद्रगैना से लौटती बेर। कविता के अनुसार बगुला समाज के ढोंगी व अति चालाक लोगों का प्रतीक है। ऐसे लोगों की मुख्य विशेषता यह है कि ये दिखावा कुछ करते हैं और उनका आचरण कुछ और ही होता है। प्रश्न 3, व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए उर्वर यानी उपजाऊ क्यों माना गया है? इसका उत्तर होगा, कवि को लगता है कि ग्रामीण अंचल में किसी नगर की अपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण होता है। नगर तो व्यावसायिक हो गए हैं और व्यावसायिक नगरों में प्यार कम उपजता है। ग्रामीण अंचल की भूमि प्रेम प्यार के लिए अधिक उपजाऊ है। यहाँ प्रकृति के कण कण में प्यार दिखाई पड़ रहा है, इसलिए व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए उर्वर माना गया है। आपने कविता के सप्रसंग व्याख्या और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं पाठ 9, अखबार की दुनिया। यह एक गद्य है। अखबार, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी आदत में शामिल होता है। अखबार पढ़कर हमें देश दुनिया की खबरें विस्तार से जानने को मिलती हैं। अखबार में समाचारों के अलावा संपादकीय, कार्टून, फीचर और विज्ञापन भी होते हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि अखबार में क्या क्या सामग्री शामिल होती है और उसे किस प्रकार तैयार किया जाता है। अखबार का स्वरूप। बहुत लोग समझते हैं कि अखबार में केवल खबरें छपती हैं, लेकिन अखबार में खबरों के अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें छपती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनके लिए पेज निर्धारित होता है। इन सब चीज़ों से मिलकर ही अखबार का स्वरूप बनता है। अखबार के अंग। समाचार, फोटो, लेख, कार्टून, विज्ञापन, संपादकीय, फीचर, साक्षात्कार, ग्राफिक्स, पत्र, मौसम, बाजार आदि, ये सभी समाचार के मुख्य अंग हैं। आइए अखबार के अंगों के बारे में पढ़ें। पहले पढ़ते हैं समाचार। हमारे आसपास रोजाना घटनाएं घटती हैं, लेकिन हर घटना समाचार नहीं बनती। सिर्फ वही घटना समाचार बनती है जिनका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है। समाचारों की चयन प्रक्रिया। अखबारों के लिए समाचारों का चयन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अखबारों में समाचारों का चयन सभी लोगों के निर्णय के आधार पर होता है। सभी संवाददाताओं को खबरें लाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों की खबरें रोज लाकर शाम को अखबार के संपादकीय कार्यालय में पहुंचाते हैं। इनके अलावा देश विदेश की खबरों को संवाददाता डाक, ईमेल या फैक्स के द्वारा भी अपने दफ्तरों तक पहुंचाते हैं। समाचार के प्रकार। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय। इनके अलावा ये जो हैं, 1 नंबर पर राजनीतिक समाचार होते हैं, 2 सामाजिक समाचार, 3 व्यापार अर्थ जगत समाचार, 4 खेल जगत समाचार, 5 विविध समाचार। साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण आदि विविध समाचार में आते हैं। ये सभी पांचों प्रकार यहाँ जो दिए गए हैं, ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय प्रकार में आते हैं। समाचार के अंग। समाचार के अंग निम्नलिखित हैं। जब भी कोई समाचार लिखा जाता है तो उसमें ये अंग समाहित रहते हैं। पहला है मेन हेडिंग, दूसरा सब हेडिंग, तीसरा बाई लाइन, चौथा समाचार स्रोत, पांचवा इंट्रो,
6 ब्यौरा, तो ये समाचार के अंग हैं। अब पढ़ते हैं पहला मेन हेडिंग क्या होती है। समाचार की मेन हेडिंग ही पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और खबरों का पूरा सार भी देती है। इससे समय बचता है और समाचार की मुख्य बातें भी तुरंत समझ में आती हैं। उदाहरण के लिए जैसे दुर्घटना की खबर हो तो हेडिंग होगी बस दुर्घटना में एक की मौत। इससे पूरे समाचार का सार तुरंत समझ आ जाता है। अब है सब हेडिंग। सब हेडिंग समाचार के शीर्षक के नीचे आने वाली एक छोटी पंक्ति है जो मुख्य शीर्षक का विस्तार करती है और पाठक को समाचार के बारे में अधिक जानकारी देती है। सब हेडिंग के बाद बाई लाइन। बाई लाइन वह होता है जिसमें खबर लिखने वाले पत्रकार या संवाददाता का नाम दिया जाता है। समाचार स्रोत होता है। समाचार स्रोत की समाचार कहाँ से मिला है, समाचार को किसने कहाँ से और कब प्राप्त किया, इसकी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। यह खबर की सच्चाई व प्रामाणिकता बताने वाला भाग होता है। इंट्रो, यह अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन का छोटा रूप है। समाचार लेख में जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें पूरा समाचार थोड़े मोटे अक्षरों में छोटे रूप में यानी संक्षेप में दिया जाता है। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की जानकारी मिल जाती है। अब है ब्यौरा। इंट्रो के बाद समाचार विस्तार से बताया जाता है। घटना कहाँ हुई, क्यों हुई, उसका क्या असर पड़ा, घटना पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी, ये ब्यौरा में बताया जाता है। समाचार प्रस्तुति। समाचारों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, इसके लिए कई बार संवाददाता अपने विचारों और राय के साथ समाचार को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अखबार को तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। पाठकों को समाचार पढ़कर खुद अपनी स्वतंत्र राय बनानी चाहिए। अब है, ये तो हमने समाचार पढ़ा, अब है संपादकीय। अखबार का दूसरा अंग संपादकीय। समाचारों के बारे में संपादक के आलोचनात्मक लेख को समाचारों की भाषा में संपादकीय कहते हैं। इसके लिए एक पूरा प्रश्न निर्धारित होता है। इस प्रश्न पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती हैं और हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एक संपादक की सोच समाचार के बारे में क्या है उसके बारे में लिखना। अब है समाचार का अगला अंग फोटो। फोटो अखबार में आईने की तरह होती है जिसे देखकर पूरी जानकारी साफ साफ पता चल जाती है। इस फोटो के नीचे एक या दो पंक्तियों में फोटो से संबंधित बातें लिखी जाती हैं जो उस फोटो की पूरी जानकारी देती हैं। अब है फीचर। एक प्रकार का लेख होता है जो किसी विषय, व्यक्ति या घटना के बारे में रोचक, मनोरंजक और भावनात्मक शैली या विभिन्न प्रकार के भावों से भरपूर में लिखा जाता है। यह जानकारी देने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी करता है। आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं कि फ़ोटो क्या है, फीचर क्या है, ये कैसे लिखा जाता है। फीचर के उदाहरण क्या हैं? भारत की ये बहादुर बेटियां, आपने पाठ पढ़ा, वह भी एक फीचर था। पर्यटन स्थलों का सौंदर्य, वृक्षों का महत्व, एक जीवन दर्शन, तो ये सभी फीचर के ही उदाहरण हैं। अगला अंग है लेख। अखबारों में लेख दो प्रकार के होते हैं। संपादकीय, ये लेख संपादक के विचारों पर आधारित होते हैं। दूसरा, घटना या सूचना पर आधारित, ये लेख सामाजिक, राजनीतिक, पर्यटन, खेल आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। अब है साक्षात्कार।
जब एक व्यक्ति से उसके जीवन अनुभव विचारों आदि के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह साक्षात्कार होता है। यह पाठक को विषय की सजीव जानकारी देता है। व्यंग्य चित्र। अखबारों में व्यंग्य चित्र कार्टून दो प्रकार के होते हैं। एक, समाचार आधारित कार्टून। जब समाचारों पर कटाक्ष या व्यंग्य तीखी टिप्पणी करनी होती है तब ये कार्टून बनाए जाते हैं। दूसरा, मनोरंजन कार्टून। ये कार्टून फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है। अगला अंग है विज्ञापन। विज्ञापन अखबारों की कमाई का मुख्य साधन है। तो अखबारों की आय का मुख्य साधन यानी कमाई का मुख्य साधन क्या है? विज्ञापन। अखबारों की खबरों की तरह विज्ञापनों के लिए भी अलग अलग एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त होते हैं। अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन मिलते हैं उतनी अधिक उनकी आय होती है। अगला है पत्र। पाठक अखबारों में पत्रों को भेजते हैं। ये समाचार की खबरों, संपादक के विचारों के बारे में होते हैं। पत्रों के द्वारा पाठक अपनी राय, सुझाव, शिकायत आदि बताते हैं। मौसम या बाजार भाव। मौसम या बाजार भाव। जिस तरह से अखबार हमें देश दुनिया की घटनाएं बताता है उसी प्रकार वह हमें मौसम का हाल भी बताता है। यह बाजारों का भाव, सोना चांदी का रेट, शेयर बाजार आदि के बारे में भी हमें बताता है। अब पढ़ते हैं समाचारों की भाषा। अखबारों की भाषा सरल, स्पष्ट व सहज होती है ताकि सभी लोग उसे आसानी से समझ सकें। अखबार, टीवी या रेडियो आदि पर समाचार इसी प्रकार के होते हैं जो सुनने व पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबार। इलेक्ट्रॉनिक अखबार में अखबार की सभी जानकारियां इंटरनेट पर मिलती हैं जिसे हम कभी भी पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबार में कार्टून, फोटो, वीडियो के माध्यम से समाचार को और अधिक मनोरंजक व रोचक बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार सिर्फ कंप्यूटर पर पढ़े जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि इलेक्ट्रॉनिक अखबार सिर्फ पढ़े जाते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से। तो कंप्यूटर ऑप्शन के अनुसार आप बता सकते हैं कंप्यूटर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये पढ़े जाते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। अब पढ़ते हैं परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। फीचर में होना अनिवार्य होता है। फीचर में सूचना को देना, इसका उत्तर होगा। विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना सार लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? सार लेखन। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। अखबार में बाई लाइन संकेत करते हैं। जो अखबार में बाई लाइन होते हैं वो संवाददाता का, इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5, अखबार का वह अंग जो अपने आप में एक स्वतंत्र विधा भी है और पाठकों को ज्ञान व मनोरंजन प्रदान करता है, वह होता है फीचर। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान और घटनाक्रम पर समाचार के विचारों को संपादकीय कहते हैं। समाचारों या विचार, इसका उत्तर होगा समाचारों। फीचर बहुत सारी विधाओं का रिक्त स्थान दिया हुआ है, रूप है। मिला जुला या भिन्न? मिला जुला। तो फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला जुला रूप है। इसकी मुख्य विशेषता है सूचना देना। तो आपको याद करना। समाचारों का चयन उनके महत्व, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? महत्व और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से, रिक्त स्थान
और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? सरल। तो विज्ञापन किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी होगा कि किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अखबार में कितने प्रकार के कार्टून छपते हैं? प्रश्न 1 है, इसका उत्तर होगा 2। प्रश्न 2, अखबारों पर आधारित कार्टून क्या बताते हैं? उत्तर, ये तीखी टिप्पणी करते हैं। प्रश्न 3, अखबारों की आय का मुख्य साधन क्या है? विज्ञापन। प्रश्न 4, विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में स्पष्ट सूचना देना विज्ञापन का उद्देश्य होता है। प्रश्न 5, अखबारों में पत्र क्या भूमिका निभाते हैं? इसका उत्तर है कि पत्र पाठकों के विचारों और सुझावों के बारे में बताते हैं। प्रश्न 6, मौसम और बाजार भाव से किसको लाभ होता है? इसका उत्तर होगा दुकानदार, किसान, ग्राहक सभी को लाभ होता है। मेन हेडिंग क्या होती है? मेन हेडिंग वह होती है जो समाचारों की मुख्य जानकारी को संक्षेप यानी छोटे रूप में बताती है, वो होती है मेन हेडिंग। सब हेडिंग क्या होती है? सब हेडिंग वह छोटे छोटे शीर्षक होते हैं जो पाठकों के लिए खबर की जिज्ञासा शांत करने के लिए दी जाती है। प्रश्न 9, पाठक मेन हेडिंग क्यों पढ़ते हैं? इसका उत्तर होगा ताकि वे कम समय में खबर की मुख्य बातें समझ सकें। प्रश्न 10, बाई लाइन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है समाचार लिखने वाले संवाददाता का नाम बाई लाइन होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, किन्हीं 4 हिंदी अखबारों के नाम लिखें जो आपको पता हो। तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 नाम, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण। इनके अलावा जो भी आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न 2, अखबार के मुख्य रूप से कितने अंग हैं, उनके नाम बताएं। इसका उत्तर, समाचार के मुख्य रूप से लगभग 12 अंग हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, इस पाठ में दिए गए हैं। जैसे समाचार, फोटो, लेख, कार्टून, विज्ञापन, संपादकीय, फीचर, साक्षात्कार, ग्राफिक्स, पत्र, मौसम, बाजार भाव आदि। प्रश्न 3, अखबार का स्वरूप क्या होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, अखबार का स्वरूप, बहुत लोग समझते हैं कि अखबार में केवल खबरें छपती हैं, लेकिन अखबारों में खबरों के अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें छपती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनके लिए प्रश्न निर्धारित होते हैं। तो ये पाठ था अखबार की दुनिया। पढ़ रहे हैं पाठ 10, पढ़ें कैसे। गद्य, ये गद्य विधा में लिखा गया है। पढ़ें कैसे, पूरी वीडियो देखें और समझें कि हमें पढ़ना कैसे है। पढ़ने का पहला चरण है भाषा और उनसे बने शब्दों की पहचान। जैसे पुस्तक में क, म, ल, कमल, ई और ख से बनता है ईख। अक्षरों की पहचान के बाद पाठक कम, कलम, कई, मवई आदि को पढ़ लेता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? भाषा और उनसे बने शब्दों की पहचान करना है। अक्षरों की पहचान के बाद में हमें शब्द बनाना, उनकी पहचान करना। दूसरा, पढ़ने का दूसरा चरण है शब्दों के अर्थ जानना। जब आपने शब्द बना लिए तो अब उनका अर्थ भी जानना जरूरी है। दूसरे चरण के बिना पहला चरण अधूरा है। ईख और कमल लिखकर इनका चित्र बना दिया जाए तो ईख और कमल का मूर्त रूप सामने आ जाएगा। बच्चा ईख का अर्थ गन्ना समझ जाएगा और कमल का फूल पहचान लेगा।
पढ़ने का तीसरा चरण है पढ़ने की गति। पढ़ने की गति तेज तभी संभव है जब हम शब्दों को पहचान कर उनका अर्थ समझकर तेजी से पढ़ते हैं। पढ़ने की गति तेज होनी चाहिए, नहीं तो हम अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाते। धीरे धीरे अटक अटक कर पढ़ने से पूरे अनुच्छेद या निबंध में क्या कहा जा रहा है इसका ज्ञान नहीं हो पाता। अतः पढ़ते समय पाठ्य सामग्री को सही गति से मौन वाचन, मन मन में अर्थ समझते हुए पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से पढ़ने में आनंद आने लगेगा। पढ़ने का चौथा चरण है समझना। यह समझना क्या होता है, आइए जानें। जैसे एक एक शब्द को पहचानना काफ़ी नहीं होता, वाक्यांश और पूरे वाक्य सही गति से पहचानने होते हैं, वैसे ही शब्दों के प्रसंग के अनुसार अर्थ को समझना होता है। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझने के अतिरिक्त उसमें कही गई बातें, घटनाओं का एक दूसरे का संबंध समझना भी शामिल है। शब्दों वाक्यों से मिलकर अनुच्छेद बनते हैं। कई अनुच्छेदों से मिलकर कोई भी रचना तैयार होती है, जैसे लेख, कहानी, समाचार आदि। पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर एक एक शब्द अलग नहीं पढ़ते हैं, उसे प्रवाह के साथ पढ़ते हुए किसी भी सूचना, संदेश, विचार, घटना, लेख, कहानी को पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी समझते चलते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में समझना शामिल रहता है। बिना समझे बूझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। पढ़ने का पांचवा चरण निष्कर्ष मूल्यांकन करना पढ़ने का पांचवा चरण है। किसी भी पठन सामग्री में प्रयोग किए गए शब्दों का प्रसंग के अनुसार अर्थ समझना, तथ्यों, घटनाओं आदि का पूर्व ज्ञान तथा पारस्परिक संबंध समझना पढ़ने के कौशल के लिए जरूरी है। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसका अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं तथा पाठ्य सामग्री से आनंद उठाते हैं, तो पढ़ने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये तो आपने पढ़ा कि पढ़ें कैसे। अब इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, पढ़ने का पहला चरण क्या है? अक्षरों की पहचान। तो यहाँ पर वर्ण की पहचान करना इसका उत्तर होगा। प्रश्न 2, पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर हम कई शब्द प्रवाह के साथ पढ़ते हैं, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, सामग्री पढ़ते समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? शब्दों से नए शब्द बनाना। प्रश्न 4, असली पढ़ना कहलाता है सामग्री में दिए गए विचारों को समझना, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5, पढ़ने के कुल कितने चरण बताए गए हैं? इसका उत्तर है 5। तो पढ़ने के कुल 5 चरण बताए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, शब्दों के अर्थ जानना पढ़ने का कौन सा चरण है? शब्दों के अर्थ जानना पढ़ने का दूसरा चरण है। प्रश्न 2, पढ़ने की गति से क्या लाभ होता है? उत्तर, पढ़ने की गति से पाठ्य सामग्री जल्दी समझ आती है, पढ़ने में आनंद आता है। प्रश्न 3, समझना क्यों आवश्यक है? उत्तर, सही गति के साथ पाठ्य सामग्री को समझना आवश्यक है। बिना सोचे बूझे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न 4, पढ़ने के बाद पाठ्य सामग्री का आनंद कब आता है? उत्तर, जब पाठ्य सामग्री को प्रसंग के आधार पर पूर्व ज्ञान के निष्कर्ष एवं मूल्यांकन से जोड़ा जाए, तब आनंद की प्राप्ति होती है। ये पाठ था पढ़ें कैसे। सारांश,
और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी को ये पाठ समझ में आया? इसे बार बार पढ़ें और समझें। धन्यवाद।